फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से जो है पूरी एनर्जी विश्वास के साथ अपने क्लास में आया हूं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग जो है एक नया क्लास पढ़ने वाले हैं, एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं, एक नया पैटर्न को जानने वाले हैं, जिस पैटर्न का नाम है मेरे भाई बिहार पुलिस। और उस बिहार पुलिस को देखा होगा कि हमारे बिहार राज्य में जो है अपने बिहार पुलिस की एक वैकेंसी आई है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों बच्चे जो हैं फॉर्म को फिलअप भी किए हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं उनके काम को आसान करने के लिए मैंने एक बैच लाया। वह बैच स्पेशल मैथ का रहेगा और उसमें मैं आपको कंसेप्ट यही दूंगा मेरे भाई कि अभी तक जितना भी बिहार पुलिस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हैं उसमें मैथ के से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। और जो भी एक अच्छा कंटेंट है आपको चाहूँगा कि कम समय में एक अच्छा कंटेंट आपको दूँ, ताकि किसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते होंगे। और उसके बाद जो है अब आइए हम समझते हैं कि बिहार पुलिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मैथ के पूछे गए हैं, कैसे सवालात आते हैं, कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन से हम लोग सामना होने वाले हैं, वही उस पर आधारित बेस को सीखने वाले हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे वे में होंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो आइए अब हम अपने क्लास को बिना इधर उधर की बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि भाई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एनर्जी होकर एक अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अपने क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहा हूं कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, वो सारी चीज़ को मैं देखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के सामने कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाई मेरे एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं क्वेश्चन को जो है लिखूंगा नहीं, इसलिए कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि क्वेश्चन को रीडिंग करा दूंगा ताकि आपको पढ़ समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आइए आज की क्लास का मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि यदि 25 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। कहने का मतलब जो है मेरे भाई कि 25 वस्तु का जो क्रयमूल्य है, 25 वस्तु का जो क्रयमूल्य है वो 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं चाहता तो क्वेश्चन को लिख भी देता, लेकिन इसलिए ना लिख रहा हूं कि ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं कि आपको पूरी तरह से मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं और आप क्वेश्चन को समझ जाएं, और ताकि आपको मैं वीडियो अगर यदि लिखना शुरू करता हूं बोर्ड के ऊपर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिस बिना पर थोड़ा आपको परेशानी होगा, टेंशन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन जैसा जैसा मैं क्वेश्चन को अपने खुद मैं बोल दे रहा हूं और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है भाई मेरे। सीपी का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जितना में खरीदा जाता है उसे हम लोग सीपी कहते हैं, ठीक है। और एसपी का मतलब होता है कि बेचना। एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। एसपी यहाँ पर वो सेंस नहीं समझेंगे कि पुलिस दरोगा वाले का इससे रिलेशन है, नहीं, बल्कि यहाँ मैथ के रिलेशन अगर एस फुल स्टॉप पी का मतलब होता ही है कि एसपी का विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं, और सीपी का मतलब जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर जब ये मार्कर हम दुकान के पास जाते हैं, दुकान से खरीदते हैं, तो वहां पर हम लोग सीपी कर रहे हैं, और वहां लेने के बाद यदि हम बाजार में इसको बेचते हैं तो वहां पर एसपी करते हैं, ठीक है। तो यही पूछता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये दोनों बराबर है तो उस सेंस में मेरे भाई पचरे क्या हो गया, 25 हो गया, अब 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 5 CP इज इक्वल टू 4 SP, है ना, 4 SP। अब हम देखते हैं कि CP बटा SP
इज इक्वल टू 4/5, है ना। ये कैसे मैंने कर दिया भाई मेरे, 4 इधर था, ये गुना में था, नीचे आया इक्वल की इस साइड में डिवाइड में हो गया। इतनी बात समझ गए। तो हो सकता है मेरे भाई कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि सीपी अनुपात एसपी बराबर 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु को 4 रुपया में खरीदा जाता है और उस वस्तु को मेरे भाई 5 रुपया में बेचा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपया का हो रहा है, 1 रुपये का। जनरली बात हम अगर समझते हैं कि हमने कोई एक मार्कर को 4 में खरीदा और हमने अगले जगह इसको जाके 5 में बेचा, तो हम देखते क्या है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का तुलना जो पूंजी होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो मुझे 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना में प्रॉफिट हुआ, तो भाई मेरे 4 रुपया में। यहाँ पर पूछा क्वेश्चन प्रतिशत लाभ, क्या पूछा, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के सेंस में 1/4 इज गुने जो हो गया, क्या हो गया, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 4 में 100 करेंगे तो 4×25 से क्या होगा, 100 होगा। यानी हमें कितने के लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपने काफ़ी भली भांति समझा होगा, कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसे समझा देना चाहता हूँ। भाई मेरे क्वेश्चन कहा कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके सेंस में हमने 25 गुने CP इज इक्वल टू 20 गुने SP लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ मेरे भाई, तो हम क्या काटें इसको, CP/SP, यानी CP रेशियो SP, इसके अनुपात के कंडीशन में हम लाया इसको, तो 4:5। इसका मतलब हुआ कि 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ। कितना में पूंजी लगा था, 4 में लगा था। प्रतिशत पूछा तो इसलिए हम 100 से गुना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। वो क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहें वीडियो पर, किसी भी तरह का कोई टेंशन ना लें। मैं मैथ से रिलेटेड आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि आपने 20 या 25 वीडियो मेरा आप पढ़ लें, ये स्पेशल मैथ जो मैं बिहार पुलिस के लिए लेकर आया हूं, प्यारे भाई और प्यारे बहना के लिए, तो उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझिए कि 80% मैथ से रिलेटेड बात को मैं दूर कर दूंगा। बाकी 20% आपका मामला है जो आप प्रैक्टिस से दूर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। कहता है क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मान लिया जाए ये सर्किल होता है और यहाँ से इसका केंद्र होता है और ये इसका रेडियस होता है। इतनी बात तो समझ सकते हैं आप। तो कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब हम लोग वृत्त में देखते हैं, क्या देखते हैं वृत्त में, यहाँ पर प्रश्न से कह रहा है, क्या प्रश्न से कह रहा है मेरे भाई कि प्रश्न इसमें यह कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो परिमाप है वो दोनों मेरे भाई इक्वल है। वो दोनों में क्या है, इक्वल है। तो वहां पर संख्यात्मक रूप से इक्वल है तो त्रिज्या ज्ञात करें। संख्यात्मक रूप से इक्वल है तो क्या करें, त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई πr² इज इक्वल, वृत्त के परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2πr, होता है ना। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला πr², वृत्त का परिमाप या परिधि बोलो तो ये क्या होता है 2πr। तो पाई से पाई कट गया मेरे भाई, एक 2r में से 1r ये चल गया, तो r बराबर क्या बचा, 2 बचा। r बराबर क्या बचा, 2 बचा। ये संख्यात्मक का बात बोला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कि 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह दूसरा क्वेश्चन भी आप काफ़ी अच्छे वे में समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना होगा। भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा आपसे कि यदि एक वृत्त है और उस वृत्त का जो है क्षेत्रफल और परिमाप जो है वो बिल्कुल संख्यात्मक रूप से समान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे मैंने पुट कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। जब पुट कर दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कि πr² होता है, और वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो या परिसीमा बोलो, बात ही सेम है। ठीक है, तो इसके लिए होता है 2πr। इसके लिए क्या होता है 2πr। यहाँ से r² 2 होता है, यहाँ पर 1 हटा दिया, पाई से पाई कटा मेरे भाई, r बराबर इस साइड में सिर्फ 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर 2 यूनिट या 2 इकाई होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, आप मेरे साथ बने रहें।
किसी भी तरह का कोई टेंशन ना, उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। याद रहे कि इसका लेवल जो है कोई बहुत हाई फाई लेवल ना है मेरे भैया भाई, सिर्फ एक अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए, एक अच्छी समझ होना चाहिए, तो आप आसानी वे में बिहार पुलिस के लेवल को, मैथ से रिलेटेड बात को आप डील कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका सामना करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे जिससे आपको डर लगे। कहता है कि पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि है, कि पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ धनराशि है, ये तीन भाई है मान लिया जाए, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, एक का नाम आर है, इसके तीनों के पास कुछ पैसा है, कुछ धनराशि है। यदि धनराशि क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटता है, 5 के अनुपात में मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है कि 7 के अनुपात में मेरे भाई और 9 के अनुपात में बढ़ता है। एक भाई को पी को 5 रुपया मिलता है, क्यू को 7 रुपया मिलता है और आर को 9 रुपया मिलता है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात जब समझ गए तो अगला भी समझ जाइएगा। में बांटी जाती है, अगर पी और क्यू के हिस्से में अंतर 556 रुपया का है, पी और क्यू के हिस्से में अंतर जो है मेरे भाई वो कितने का अंतर है, 556 रुपये का है। ठीक है, कितना का अंतर है, 556 रुपये का है। तो आपको बताना यह है कि कुल धनराशि कितनी थी, यानी कुल धनराशि बताना। क्या बताना है, कुल धनराशि, कुल धन राशि जितना पी और क्यू के पास था वो पूरे धनराशि का बात कह रहा है, इज इक्वल टू इतना बराबर भाग। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन कहना चाहता है मैं काफ़ी आसान से वर्ड में, आसान से शब्द में आपके सामने लिख दिया। भाई मेरे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर के पास कुछ जो धनराशि है उसका अनुपात 5, 7 और 9 के अनुपात में है। यदि पी और क्यू में धनराशि का अंतर 556 रुपये का, पी और क्यू में धनराशि का अंतर का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट है, इतना धनराशि का अंतर 556 रुपया है, तो कुल धनराशि कितनी है पी के पास, क्यू के पास, आर के पास, यानी सभी का ऐड का मतलब होता ही है कि कुल की बात कर रहा है। भाई मेरे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पी और क्यू के बीच का अंतर कितना है, पी और क्यू के बीच का अंतर 556 रुपया है। तो वैसे क्वेश्चन में ये रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पी और क्यू का अनुपात में कितने का अंतर है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? पी और क्यू का अनुपात में अंतर देख रहे हैं, 7 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी क्यू जो है 7 रुपया और पी जो है 5 रुपया, यानी क्यू जो है क्या है, बड़ा है 2 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात 2 बराबर 556। अब ये अनुपात 2 बराबर 556 कैसे लिख लिया, तो आप घबराएं नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। भाई मेरे रियल में अंतर 556 का है, रियल में अंतर 556 का, अनुपात में अंतर 2 का, रियल में अंतर 556 अनुपात में 2 का, तो अनुपात 2 बराबर 556। इसलिए मेरे भाई, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू आगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 278 हो गया। कुल धन राशि पूछा, कुल धन राशि, तो कुल धन राशि के सेंस में मेरे भाई ये टोटल अनुपात में कितना, 5 और 7 12, 12 9 कितना 21, अनुपात 21। अनुपात 1 का वैल्यू मेरे भाई 278, अनुपात 1 का वैल्यू कितना 278 मल्टीपल 21, यही से जो मल्टीपल करके आएंगे वही उतना रुपया होगा उसके पास, तीनों के पास। इतनी बात तो समझ गए होंगे। इस तरह से आपके क्लास का आज जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह से एंड हो गया। कहीं पर कोई टेंशन इतना तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी टेंशन है। अनुपात में अंतर देखेंगे और रियल में अंतर, रियल में अंतर रुपया में, अनुपात में अंतर ये 2 में, तो अनुपात 2 बराबर रुपया 556। अनुपात 1 का वैल्यू निकाला, 1 का वैल्यू निकाला तो उसके सहायता से तीनों के बीच का कुल धनराशि कितना हमने निकाल लिया। अब यदि पूछता कि आर के पास कितना धनराशि है, तो अनुपात 9 करते हैं, अनुपात 1 का वैल्यू 21 मल्टीपल 9 वहां पकड़ा जाता, फिर आसानी से क्यू पकड़ा जाता, फिर आसानी से पी पकड़ा जाता। इस तरह से यदि अलग अलग बारी बारी से तीनों से पूछा जाए तो भी हम बता देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम लोग समझ लें मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन भी काफ़ी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का। बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल एक बार फिर से मैं बार बार ये कह देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि यही क्वेश्चन का लेवल होगा, कोई बहुत हार्ड लेवल नहीं होगा। सिर्फ आपको माइंड का सही सेट प्लानिंग करना, यदि आप ऐसे करने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं तो आप बना देंगे, कोई टेंशन आपको ना होगा। कहता है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया। कोई कूलर है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 जा रहे हैं कि कोई कूलर का अंकित मूल्य जो है मेरे भाई वो कितना है, 4200 रुपया है। और उसमें क्या किया जाए, एक दुकानदार ने 3696 रुपया में बेचता है और उसका जो एसपी है मेरे भाई 3696 रुपया बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। प्रतिशत छूट बराबर भाट। कहने का मतलब है मेरे भाई कि इतना ही वर्ड में क्वेश्चन सीमित हो गया, आपको टेंशन नहीं है। कहता है कि एक कूलर का अंकित मूल्य जो है 4200 रुपया है। वहाँ पर जो मार्क प्राइस जो लिखा, कोई भी दुकानदार पास आप जाते हैं या बुक खरीदें या मार्कर खरीदते हैं तो यहाँ पर सब पर लिखा रहता है। तो वही बता रहा है कि इसमें क्या है, इसमें लिख दिया है कि 4200 रुपया, ठीक है। और वहाँ पर आपको क्या होता है कि जब वह बेचता है तो 3696 रुपया में बेच देता है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रतिशत छूट कितना दिया दुकानदार। अमूमन ये चीज़ होता है जब कोई भी बुक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी परसेंटेज पर बुक बेचते हैं, तो वहाँ पर उसको जो भी होता है वो मेहनत करता है तो उसको प्रॉफिट होता है और हमें जो है वो मतलब क्या कहते हैं छूट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4200 रुपया इसका अंकित मूल्य है, 3696 में बेचता है। तो ये देखते हैं क्या अंकित मूल्य से यहाँ के बीच में इसका अंतर कितना है, ठीक है। अंतर यहाँ पर देखेंगे तो भाई मेरे 10 में से 6 गया, कितना आया, 4 आया। और ये अब गया 9 में से 9 गया 0 आया। ये 11 में से 6 गया 5 आया। यानी हम देखते हैं कि 504 रुपया का जो है उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, छूट दिया 504 रुपया का। तो 504 ही है, लेकिन आपके सामने इतना ही नहीं लाना है, आपका आंसर जो होगा वो प्रतिशत में होगा। तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे, प्रतिशत छूट के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्रतिशत छूट। कितना में छूट दिया, 504 रुपया। तो 504 रुपया मेरे भाई छूट देता है, कितना में देता है, मार्क प्राइस पर, उसके अंकित मूल्य पर। तो इसलिए नीचे में क्या होगा, अंकित मूल्य यानी 4200 रुपया। और प्रतिशत का बात है मेरे भाई तो हम 100 से गुना करें। इतना अरेंजमेंट को आपने समझा कि नहीं समझा? यदि नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को कह देना चाहता हूं, आपके सामने रख देना चाहता हूं मेरे भाई। कहता है क्वेश्चन मेरे भाई कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और उसे 3696 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। यानी वो कूलर गया खरीदने के लिए कोई आदमी, वहां पर कूलर के ऊपर जो है कवर में लिखा था 4200 रुपया, बोला भैया कुछ डिस्काउंट लगाओगे, तो डिस्काउंट लगा के 3696 रुपया आया। रुपया में उसको कम डिस्काउंट मिला, 504 रुपये का उसको राहत मिला। राहत मिलने के बाद बोला कि प्रतिशत में छूट कितना परसेंट आया, तो आपके सामने यहाँ पर रुपया में 504 आया, कितना में आया, 4200 में। तो 4200 नीचे प्रतिशत का बात तो 100 से मल्टीपल, 0 से 0 हो गया खत्म। 7 6 के 42 आ गया मेरे भाई, 7 7 49 हो गया। और यहाँ पर 1 आया, 7 दूनी 14 और 6 का 6 आया, 6 दूनी 12। यानी हमें जो है 12% का कूलर खरीदने में छूट मिला, 12% का क्या मिला, छूट मिला। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, याद रहे बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल यही अंडर में होगा, 1 लाइनर ही होगा, ज़्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं होगा। यदि आप अच्छे से समझते हैं तो एक लाइन के क्वेश्चन से अनेक लाइन के क्वेश्चन को बनाने की ताकत आप रखते हैं। और आप यदि समझने में किसी तरह का कोई लापरवाही करते हैं तो फिर आपके हाथ में, आपके बस का चीज़ नहीं है, काफ़ी मुश्किल का सामना होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। कहता है मेरे भाई कि दिया है कि मासा 253 और 440 का 11 है। मासा जो है दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पर मासा जो है मेरे भाई, मासा जो संख्या है 253 और 440 का, वो मासा इज इक्वल टू 11 है। ये पूरे का मासा कितना है, 11 दे रखा है। उसके बाद आगे कहता है कि इनका जो लासा है मेरे भाई, इनका जो लासा किसका लासा, 253 का और 440 का लासा है, वो आपके सामने क्या रहा यहाँ पर, 253 मल्टीपल आर।
तो आर बराबर वाट, तो आर बराबर वाट। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, आपसे क्वेश्चन यह चाह रहा है कि आर का मान ज्ञात करें। दे रखा है मेरे भाई दो संख्या, एक संख्या का नाम 253 है, दूसरे संख्या का नाम 440 है। जब इसका मासा निकाला गया, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि मासा जो इसका आता है 11 आता है। ऐसे आप निकाल भी लेंगे तो इसका मासा कितना है, 11 आएगा। अगला स्टेप कहता है क्वेश्चन का कि इसका जो एलसीएम है, इसका जो लासा है 253 और 440, ये माइनस नहीं समझेंगे, ये डैश समझेंगे, ठीक है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 253 और 440 का लासा है 253 और आर है। जिस तरह से मासा का वैल्यू 11 ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा कर दिया, उसी तरह से लासा का मान यहाँ पर जो आया 253 और आर आया। तो यही लासा के सहायता से आपको आर का मान ज्ञात करना, यही लासा के सहायता क्या ज्ञात करना, आर का मान। तो ऑलरेडी जो है कि लासा जो 253 और या क्या कहते हैं आर का मल्टीपल आर का दे रखा 253 और आर है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 253 मेरे भाई ये और 440 का। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे 11 बार में लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, ठीक है। फिर एक बार में फिर हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 40। पता ही चला इसका जो एलसीएम आएगा 11 23 और 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम दो संख्या का एलसीएम आया लासा 11 23 40, लासा आया 11 23 40, लासा आया 11 23 40, दिया हुआ है कितना 253, दिया हुआ कितना 253 मल्टीपल आर। इतना अरेंजमेंट को आप समझे या नहीं समझे, यदि नहीं समझें तो एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं कि भाई मेरे मासा से किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मेरे को चाहिए आर का मान, और आर का मान किसके साथ है, दो संख्या है जो लासा के साथ है। यदि हम इस दो संख्या का लासा ज्ञात कर लेते हैं और इज इक्वल टू जो मान लासा का दिए हुए उसको रख देते हैं, तो हम आसानी से एक वेरिएबल राशि, एक अननोन राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें क्या प्राप्ति हुआ कि लासा 11 23 और 40 आया, ये 253, 11 दूनी भाई मेरे 200, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 से 23 क्या हो गया, इंड हो गया। इस तरह से आर का वैल्यू जो आया 40 आया, और जो यही क्वेश्चन आपसे चाह रहा था, यही क्वेश्चन आपसे मांग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कहीं पर कोई टेंशन नहीं है। आपका यदि क्वेश्चन होगा कि मासा दे रखा है, लेकिन मासा से डरना नहीं है, डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। यहाँ पर अरेंजमेंट देखना है कि लासा निकाला और लासा इज इक्वल टू यहाँ पर जो दे रखा लासा वो रख दिया, आसानी वे में किसी भी एक अननोन चीज़ का वैल्यू ज्ञात कर लिया। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे वे में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं, उसका झलक कैसा है, वो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे से दूर ना जाएं। बिल्कुल जो है मैं आपके सामने वैसा वैसा क्वेश्चन का कंटेंट लाऊंगा मेरे प्यारे भाई, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसे अब हम लोग समझने वाले हैं। आइए आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है मेरे भाई कि गुणनफल है, क्या है, गुणनफल जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है गुणनफल 81 मल्टीपल 82 मल्टीपल 83 मल्टीपल 84 मल्टीपल 85 डॉट 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 डॉट, इस तरह से है। 89 में इकाई अंक बताना है, 89 में इकाई अंक बताना, ठीक है, अंक बताना। इसका इकाई अंक क्या होगा, आइए समझते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन यदि आपका समझ नहीं होगा, सेटिंग सही नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में बिल्कुल जो है गलत बना कर आएंगे। भाई मेरे इतना में क्या बोल रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका जो है इकाई अंक क्या होगा। तो आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपके मतलब क्लास में यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का यदि मालूमात होगा तो आप आसानी वे में बना लेंगे, लेकिन हम इतना कम समय में उस चैप्टर को पढ़ा नहीं सकते हैं, वहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताएंगे। भाई मेरे इकाई अंक बोला, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि यदि हमने 23 यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, क्योंकि हम लोग पीछे से गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से गिनने का रूल होता है। तो उसी तरह से ये पीछे वाले वर्ड को, अंतिम वर्ड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं,
जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर हर हाल में क्या हो कि यहाँ पर बताना है कि ये पूरे टेबल में इकाई अंक क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखेगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम यदि मल्टीपल का साइन हो, यदि क्वेश्चन मल्टीपल के रूप में हो, इकाई की बात करें, तो वहां पर क्या होता है मेरे भाई कि जब 1 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो 2 आगा, 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आगा, 6 को 4 से करेंगे, इसी के इकाई अंक से करेंगे, ये फर्स्ट वाले अंक को छोड़ देंगे, बल्कि इसका कहां से स्टार्ट होता है, इकाई यहां से होता है, यहां से पीछे वाले अंक से मतलब रखेंगे, बारी बारी से मल्टीपल करेंगे। इस तरह से क्या होगा, 5 से किसी भी संख्या में जब मल्टीपल करेंगे, जो संख्या सम हो, तो वहां पर ऑलरेडी वो क्या बना देगा, लास्ट वाला पॉइंट को 0 बना देगा, यानी अंतिम अंक कितना बना देगा, 0 बना देगा। तो जैसे ही एक 5 के पास गया सब संख्या, तो वहीं क्या हो गया कि पूरे फंक्शन का अंतिम पॉइंट 0 आया। तो अंतिम पॉइंट जैसे ही 0 आया मेरे भाई, तो बाकी 86, 87, 88, 89 से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उतना से भी जब मल्टीपल करते हैं तो ऑलरेडी लास्ट में आपको 0 देना है, लास्ट में क्या देना, 0 देना। इसलिए इसका आंसर हो गया मेरे भाई, क्या हो गया कि इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को, मेरी कंसेप्ट को समझ गए होंगे। जैसी सम संख्या जब विषम 5 से मल्टीपल किया जाता है तो वो बिल्कुल उसके वैल्यू को 0 लास्ट में ला देता है। जब 0 लास्ट में वैल्यू 0 नहीं आता, उसके लास्ट का अंक 0 आ जाता है। अब बाकी किसी से भी मल्टीपल करेंगे, मतलब 89, 86, 85 जिस से भी, तो वहां पर अंतिम में 0 होगा। तो अंतिम का मतलब ही हुआ कि इकाई अंक, तो आपके सामने उसका आंसर आया 0। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या उसको हम लोग देखते हैं। वह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। वह क्वेश्चन भी आपके लिए जो है एक समझ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए हम समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। उस अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कूलर वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये क्या है, कहता है क्वेश्चन, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। 20 को कोई एक व्यापारी है, जो कोई एक कारोबारी है, वो क्या कहता है कि कोई एक व्यापारी है 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचता या उसमें 100 रुपया अधिक में उसको बेचता तो 5% लाभ होता। बात सही है। जैसे हम यदि क्या कहते हैं कि 20% की हानि पर यदि बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को घाटा होगा। यदि हम परसेंटेज में ज़्यादा पर बेचते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, उस वस्तु का क्रय मूल्य। मान लिया जाए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि किसी वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना है, 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो यदि 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु 20% की हानि पर बेचा है। 20% हानि का मतलब कि वो 80% में बेच दिया। 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 80% पर बेच दिया। और उसके बाद आगे देखते हैं, हानि पर 80% पे बेच दी। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। यदि 100 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ यानी 105% होता। यानी कितना होता मेरे भाई, 105% होता। तो इतना में कितना प्रतिशत का हो गया, इतना में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप देख लें, 105 में से जब 80 करेंगे तो ये पता ही चला कि 25%। पता ही कितना चला, 25%। इतनी बात तो समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है और उस वस्तु को यदि 80% के क्या हो, यदि उस वस्तु को 80% के, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 20 रुपया की हानि पर बेच दिया और यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचता, 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% के लाभ के सेंस में हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान दें अब पूरी तरह से। क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। 20 मान लिया कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसमें 20% का हानि यानी 80% हो गया। यदि उसको क्या कहता है कि 100 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। 100 रुपया अधिक में बेचता, 5% क्या होता, लाभ होता। तो उसका आपको बताना है मेरे भाई कि उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है, कितना, ये चीज़ को बताना भाई मेरे।
प्रतिशत में 25%, रियल में 100, इसलिए 1% बराबर 25 चौके 100, इसलिए 100% टोटल होता है उसका क्रय मूल्य, हम लोग 100% मानते हैं, तो 4 गुने 100 हो गया, यानी 400 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि यदि एक कोई व्यापारी है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, भी मान लिया उस वस्तु का कीमत 100 है तो उसको 20 पर हानि 80%, यदि उसको 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 5% लाभ होता है, तो परसेंटेज में लाभ हुआ 25% और रियल में लाभ हुआ 100, तो 25% बराबर 100, इसलिए 1% बराबर 25 चौके 100 यानी 4 आया, तो इसलिए पूरा जो पूंजी होता है उसको हम लोग 100% मानते हैं, तो 100% बराबर 400। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप मेरे साथ बने रहें, मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर अब 9 है मेरे भाई, उसको हम लोग समझते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। कोई एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त है और इसकी जीवा जो है, जीवा का मतलब हुआ कि जिसका दोनों छोर वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है मेरे भाई? 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई कि एक वृत्त है, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या उसे का केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हुआ, ये भी 28, ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ये भी 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लघु खंड का क्षेत्रफल के सेंस में मेरे भाई, ओ से जितना यहाँ तक ये जो पॉइंट होता है, यहाँ तक घेराव होता है, फैलाव होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु खंड कहते हैं। और दीर्घ खंड ये पार्ट हुआ, बाकी जो बच गया पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ खंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आया कि ना? मैं ये कह रहा हूँ कि लघु खंड यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट जितना है, ये इसमें ये एरिया लघु खंड हुआ, और दीर्घ खंड का मतलब ये मेजर पॉइंट हुआ, जितना ऊपर का पार्ट छूटा वो आपको दीर्घ खंड हुआ। तो यहाँ पर कोई एक वृत्त का केंद्र है, वो मतलब जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको बताना है कि लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रहे कि लघु खंड का क्षेत्रफल के सेंस में क्या होता है, एक फार्मूला होता है मेरे भाई। लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना डिग्री? 360 डिग्री। पाई का वैल्यू हम क्या देंगे? 22/7 देंगे मेरे भाई। और आर जो है आपके सामने ओ ए बराबर ओ बी, दोनों का आर सेम है जो 28 है। आर का वैल्यू कितना? 28 दे देंगे, इतना तो कर देंगे। और थीटा का वैल्यू जो ऑलरेडी चर्चा कर दिया है कि जीवा केंद्र के साथ 45 डिग्री का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 45 डिग्री पुट कर देंगे। और नीचे में कितना है मेरे भाई? 360 डिग्री। अब कटे तो काट दें, ना कटे तो आपस में गुना कर दें। 7 चौके 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नवा कितना हो गया? 36, 9 पचे कितना हो गया? 45 हो गया। इतना कर दें, आपके सामने 22 आया मेरे भाई, और ये 28 आया, और ये आपके सामने क्या आया? 5 आया। यही इसका क्या होगा? एरिया होगा, यही इसका आंसर होगा। बाई ऑप्शन आप लोग देख लें, ऑप्शन में क्या दे रखा है। यहाँ पर 7 चौके 28 काट दिया, इतनी बात समझ में आ गया। 4 नवा क्या हो गया? 36, सॉरी 4 नवा 36 हो गया, तो ये 90 होगा, ठीक है। ये 90 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। 45 दूनी 90। एक बार फिर से मैं इसको कर देता हूँ, वहाँ पर मिस्टेक कर गया काटने में। आप ध्यान दें मेरे भाई कि पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 है। आर स्क्वायर का मतलब 28 गुने 28 हो गया। थीटा का मतलब 45 डिग्री है, ठीक है। और नीचे क्या हुआ? 360 डिग्री, जो सूत्र होता है उस पर पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? 4 सत्ते क्या हो गया? 7 चौके क्या हो? 28 हो गया। 4 नवा 36 यानी 90 हो गया। 45 दूनी क्या हो गया मेरे भाई? 90 हो गया। 2 और 14 यानी 22 मल्टीपल 14, इसका क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका एरिया होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया, क्योंकि इसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर था और एरिया वर्ग सेंटीमीटर में होता है। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने मैंने कंप्लीट करा दिया, कोई टेंशन नहीं हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको भी हम लोग एक झलक देख लें, वह क्वेश्चन का भी लेवल कैसा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को मैं खुद अपने से कह दे रहा हूँ कि ताकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को आपके सामने रख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई, क्या है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको हम लोग देख लें।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है मेरे भाई, दो पूरक कोणों का योग क्या होगा। दो पूरक कोणों का योग क्या होगा। दो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग, ये दो पूरक कोणों का योग बराबर भाट। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण और समपूरक कोण को जब आप समझेंगे तभी इसके डिफरेंट को समझ सकते हैं, इसकी बात को समझ सकते हैं। भाई मेरे पूरक कोण का मतलब ये हुआ, पूरक कोण जब भी पूछ दे तो जिसका कोण का मान 90 डिग्री से छोटा उसको हम लोग पूरक कोण के श्रेणी में रखते हैं। और वहां पर समपूरक कोण जो इसको कहा जाता है कि 180 डिग्री से कम हो, कोणों का मान 180 डिग्री से कम हो तो हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन चर्चा ये कर दिया मेरे भाई कि दो पूरक कोण, तो एक पूरक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है तो दो पूरक कोण तो दो 90 डिग्री होगा, तो यानी 180 डिग्री ऑप्शन आपके सामने होगा। वहां पर आप बिल्कुल जो है टेंशन ना लें, आसानी वे में आप पुट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 90 डिग्री भी रहेगा, लेकिन आप जल्दी ना करें क्योंकि एक पूरक कोण बोलता तब 90 डिग्री होता। आपके सामने चर्चा कर दिया दो पूरक कोण, तो दो पूरक कोण के सेंस में 90 डिग्री नहीं, जबकि 90 ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके सामने जो है पूरी तरह से 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्या है जिसका औसत क्या है, 30 है, जिसका औसत क्या है, 30 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 32 है, यदि प्रथम 3 संख्या का औसत मेरे भाई 32 है और आगे प्रथम 3 संख्या का औसत क्या दे रहा है, 28 है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि चौथी संख्या ज्ञात करें, यानी फोर्थ संख्या ज्ञात करें, चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, आइए समझते हैं ये हम लोग कैसे निकालते हैं। भाई मेरे ये एवरेज पर आधारित क्वेश्चन है और एवरेज के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वहाँ सम ऑफ नंबर बटन जो होता है, मतलब सभी के संख्या को जोड़ दिया जाता है और उस जितना संख्या उससे भागा दिया जाता है, तब हम लोग एवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एवरेज के लिए क्या, मान लिया कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और इस तरह से कितना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 3 से भागा दे तो इसका एवरेज निकलेगा। इतनी बात तो समझ में आपको आता होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, इतनी बात तो समझ गए। तो उसी तरह से कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है तो 7 गुने 30 हो गया। फॉर्मूला के हिसाब से जब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वहां पर युग में इस तरह से जो है पूरी तरह से इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो 7 संख्याओं का औसत 30 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और प्रथम फिर आगे जो 3 संख्या का औसत 28 है। तो भाई मेरे 3 और 3 कितना से हो गया, संख्या 6 हो गया। आपके सामने ऑलरेडी संख्या का चर्चा है, 7 हो गया, बीच का संख्या चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि चौथा जो संख्या है ये आपस में इससे जब 7वां संख्या में से 6 संख्या घटा देंगे, 7 संख्या में से 6 संख्या घटा देंगे तो आपके सामने निकल जाएगा चौथा पार्ट। इतने तक तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये 7 गुने 30 क्यों कर रहे हैं, जो एवरेज का सूत्र होता है उसी से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ इसको लिख दे रहे हैं। 3 गुने 32 क्यों कर रहे हैं, वही एवरेज के फार्मूला से, और 3 गुने 28 क्यों कर रहे हैं, वही एवरेज के फार्मूला से। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। टोटल संख्या 7 था मेरे भाई, 3 और 3 हुआ 6 हुआ, अब आपके सामने 1 बच गया और वह जो बचा संख्या चौथी होगा। तो इसको देख लें, 7 तिया कितना हो गया, 21 210 हो गया। अब 32 तिया 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 3 तिया 9 96, अब प्लस 8 तिया कितना हो गया, 24 हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ तक डील कर लें। अब आगे देखें क्या है कि 210 हो गया, अब 8 6 4 10 के 0 और 9 8 17 1 18, जितना घटाएं वही उसका आंसर होगा। 0 का 0 हो गया और 11 में से 8 गया 3, यानी इसका जो होगा चौथी संख्या होगा मेरे भाई वो 30 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एवरेज पर आधारित प्रॉब्लम भी आपके सामने डील हुआ।
क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 भी देख लिया, क्वेश्चन का लेवल भी समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि 7 संख्या पूछे दे रखा हो, उसके बाद अन्य 2 और एवरेज संख्याओं का औसत दे रखा हो, तो उसके बीच में उसके कंसेप्ट की सहायता से हम बीच का संख्या चौथा पूछे या और कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बना सकते हैं। कहीं पर कोई टेंशन यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं मेरे भाई, कि क्वेश्चन नंबर 12 का लेवल क्या है, उसका शकल कैसा है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आइए मेरे साथ आप बने रहें। क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है और उस एग्ज़ाम में क्या बात करता है कि यहाँ पर बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है। ये कह रहा है कि उसमें क्या हुआ मेरे भाई कि 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। लड़कों की क्वांटिटी जो है 1200 है और लड़कियां की क्वांटिटी जो है वो कितना है, 900 है, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो गया, 3 चौके 12 हुआ मेरे भाई और 3 तिया 9 हुआ, यानी लड़का अब कितना बचा, 4, अब कितना बचा, 3 बचा। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण का मतलब पास की, तो बताना यह है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को प्रतिशत कितना है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। भाई मेरे यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहले 1200 लड़की थी, 900 लड़का था टोटल, तो उसमें टोटल में क्या हुआ कि जब हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन के 4 और 3 आया। अब आगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उनमें 80% लड़के और 45% लड़की जो है उत्तीर्ण हुई। यानी यदि हम देखते हैं कि पास का जो लेवल है वो 80% है, ठीक है, तो फेल कितना हुआ होगा मेरे भाई, तो फेल हुआ होगा, आप बोलेंगे कि 20% फेल, क्योंकि पूरा हम लोग 100% मानते हैं। 100% में 80% पास हो गया, 20% फेल हो गया। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप को हम लोग देखते हैं, वो क्या कहता है मेरे भाई, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 20% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। 80% लड़के जो है 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। यानी इसमें पास के लेवल में देखा जाए कि 55% पास कर रहा, और फेल के लेवल में लड़की में बात करते हैं तो वहाँ पर 55 में से क्या हो, 55 यहाँ 45% लड़कियाँ जो है उत्तीर्ण हुई, तो 45% है, 45% है। और तो फेल कितने किए होंगे, 55%। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉय के संख्या इधर है और गर्ल इधर है। बॉय जो पास करता है 80%, फेल कितना किया, 20%। गर्ल पास किया 45%, फेल कितना किया, 55%। यही हुआ। यानी यहाँ पर देख लिया जाए तो आपके सामने क्वेश्चन ये कहता है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत क्या होगा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल वाले परीक्षार्थी कितने होंगे, तो इसलिए हम फेल से मतलब रखेंगे, फेल पर ही काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा लास्ट में जो कर रहा है वो फेल पूछ रहा है, तो हम फेल को ही पकड़ेंगे ना कि पास को पकड़ेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब आप 80% पास किया तो 20% फेल लड़का, लड़की में 45% उत्तीर्ण हुई था, अनुत्तीर्ण 55%। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये हो गया मेरे भाई 20% इधर हो गया, और ये हो गया लड़का में, गर्ल में हो गया 55%, हो गया ना। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो 55, लेकिन संख्या में कितना हुआ, तो 20 चौके क्या हो गया, 80, अब 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15 1, 16, कितना हो गया, 165। बॉय में जो है फेल की संख्या आया, लड़कियों में लड़का में 80 और लड़की में कितना, 165। इसका एवरेज प्रतिशत ज्ञात करते हैं, एवरेज प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे कि 80 + 165, 80 + 165 सभी को जोड़ के जितना संख्या है लड़का या लड़की का उससे डिवाइड कर दो। तो 4 + 3, 4 + 3 तो 5 के 5 हुआ, और 16 में जब 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो 224 आ गया, यानी 245। और यहाँ पर जब हम क्या करेंगे 7 प्लस क्या हो गया 7, तो इस तरह से इसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो और उसके बाद 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया मेरे भाई, 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पर 245 है, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 245 है ना, और यहाँ पर 7 है, तो 7 तिया 21 हो गया, ठीक है, 7 तिया 21, 7 + 35, यानी 35% लड़की है जो अनुत्तीर्ण हुई, यानी जो फेल की। इसका परसेंटेज ये मात्रा दिखा दिया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
पहले लड़का 1200 था, लड़की 900 थी। उसमें हम लोग जब कैलकुलेशन किया तो 4 और 3 आया। उस वे में समझा कि अब पास के रूप में लड़का था 80%, फेल हुआ 20%, लड़की पास 45, तो फेल कितना 55%। यहाँ पर से जब इससे आपस में मल्टीपल किया फेल के रूप में, तो फेल हम देखा कि टोटल आया 80% और इधर आया कितना 165%। पूछा कि प्रतिशत अनुत्तीर्ण की क्या है, यानी एवरेज बताना है उसका। एवरेज के लिए सभी संख्या को यहाँ पर हमने जोड़ दिया और जितना लड़का लड़की का संख्या था उससे डिवाइड कर दिया, पता ही चल गया कि एवरेज उसका क्या है, यानी फेल की श्रेणी में कितने लोग हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, वो भी आपके एग्जाम के लिए। वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या क्या मांग रहा है, योग मांग रहा है। तो यानी कहने का प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती जो गिनते हैं वो 1 2 से 1 2 3 4 इस तरह से डॉट 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 ये 100 तक मांग रहा है कि इसका क्या होगा। तो वैसा कंडीशन जब भी पूछ दे मेरे भाई, प्राकृतिक संख्या के रिलेटेड हो, प्राकृतिक संख्या की बात हो और तो योग की बात हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि वहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1/, क्या होता है 2 होता है। इतनी बात तो समझ गया। और n का वैल्यू जो होता है दे रखता है उसे हम लोग n से कन्वर्ट करते हैं। 100 गुने 100 में जब 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ये हो गया 50 हो गया। यानी 50 मल्टीपल 101 करके जो आएगा वही उसका आंसर होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप आसानी वे में बना सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या को योग के लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। 100 बोला था तो n के जगह पर हमने 100 रखा, 100 इंटू 100 में 1 जोड़ा तो 101 आया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन का लेवल को काफ़ी अच्छे वे में समझा, आसानी से समझा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हुआ। अब आगे भी हम लोग आसानी से समझेंगे क्वेश्चन क्या है, कैसा लेवल है क्वेश्चन का, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 7 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और 3 संख्याओं के, तो ये तो हम लोगों के सामने चौथी संख्या। ये क्वेश्चन को तो हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत अच्छे वे में, यहाँ तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक के लिए 40% अंक है। कोई मेडिकल है जो है वहाँ पर छात्र जो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 40%। पास के लिए कितने अंक हैं 40% है। उत्तीर्णांक कितना 40% है। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है। छात्र जो प्राप्त करता है अंक, छात्र अंक प्राप्त करता है, कितना अंक प्राप्त करता है मेरे भाई 40 अंक। 40 अंक एक छात्र प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और फेल भी कितना अंक से हो जाता है 40 अंक से। फेल भी कितना अंक से हो जाता है मेरे भाई 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी उसमें परीक्षा में कितना प्रतिशत का, कितना पूर्णांक है, कितना वह क्वेश्चन की संख्या पूछी गई, ये बात बताना है, ये क्वेश्चन को समझाना है। ठीक है, ये पास का परसेंटेज से 40% मेडिकल के छात्र जो है पास कर जाते हैं। छात्र अंक जो प्राप्त करते हैं 40%, उत्तीर्णांक अंक प्राप्त करते हैं 40% अंक जो है वो लाते हैं, जो पास हो जाते हैं। और फेल जो हो जाते हैं वो 40 अंक से फेल हो जाते हैं। इस बात से ये समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि यदि हम पास होने के लिए 40 अंक आ रहा है और फेल होने के लिए भी जो है 40 अंक है, तो इससे पता ही चला कि टोटल जो अंक है पूरा 80 अंक है। टोटल जो अंक कितना है मेरे भाई 80 अंक है। यानी हम कह सकते हैं कि 40% बराबर कितना है मेरे भाई
टोटल 40% बराबर 80, 40% बराबर 80। ये कैसे किया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास के लिए टोटल परसेंटेज 40% है और कोई छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल कर जाता है। कहने का मतलब कि यदि जो है, कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई छात्र का अंक 40 आया है और वो अगला जो छात्र वो 40 अंक से फेल कर दिया, तो इससे पता ही चला कि टोटल जो पास होने के लिए जो मात्रा मेरे चाहिए अंक के रूप में, तो 40 + 40 यानी 80 और परसेंट के रूप में 40%, तो 40% बराबर 80, तो 1% बराबर मेरे भाई हो गया 2, तो इसलिए 100% टोटल होता है, तो 100% बराबर 200। यही इसका आंसर होगा और यहीं तक इसको समझना था। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। काफ़ी आसानी वे में मैंने ये बात आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का लेवल क्या, अगला क्वेश्चन कैसा है। यही तरह का, यही अंदाज में क्वेश्चन होगा मेरे भाई। आपको ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, बल्कि उसके सामने हिम्मत से काम लेना। आपके क्वेश्चन को किसी भी तरह का कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ने देना। कहता है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के विकर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण कोई एक वर्ग है मेरे भाई, और वो वर्ग है, इस तरह से स्क्वायर है। यहाँ पर क्या कहता है कि 14 मीटर विकर्ण के अनुदिश जो है 14 मीटर, यहाँ पर ये दिया हुआ है कितना मीटर, 14 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई मेरे याद रहे कि वर्ग में विकर्ण और क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ पर एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है विकर्ण के रिस्पेक्ट में, कि वहाँ पर विकर्ण के रिस्पेक्ट में होता है मेरे भाई कि विकर्ण स्क्वायर बटा 2 होता है। विकर्ण स्क्वायर बटा क्या होता है, 2 होता है। अब विकर्ण कितना, 14 × 14 हो गया, स्क्वायर हो गया बटा 2, 2 सतह कितना हो गया, 14 हो गया, 7 × 14, यही इसका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आंसर होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में चर्चा विकर्ण के अनुदिश था और एरिया मांग रहा था, तो वैसे कंडीशन में एरिया जो होता है जब विकर्ण दे रखा होता है तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 होता है, तो फिर हम आसानी से उसके विकर्ण को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आज आपके क्लास का यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया, और आगे भी जो क्वेश्चन बच गया होगा कल मैं वह क्वेश्चन को लेकर आऊँगा मेरे भाई। तो तब तक के लिए आप पूरे अच्छे वे में क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आप आसानी वे में क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आप क्वेश्चन लिख लें और लिखने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर लें। यही क्वेश्चन का लेवल होगा, इससे आगे कुछ भी ना होगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।